हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को देखा था। सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए थे। आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि जो हम लोगों ने थ्योरी में देखा उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, दैट इज टू बी सीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग पिक करने जा रहे हैं, ऑल दोस क्वेश्चंस आर पिक्ड आउट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। सीएमए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल से पिक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ कि जो लास्ट सेशन मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताए थे, वो सारे के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। सारी की सारी चीज़ें हैं, मतलब जितना भी मैंने पढ़ाया था वो चीज़ें आपके दिमाग में हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आ कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको बताना है इनमें से ये कौन सा कैपिटल है, रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए, कहता है कैरिज है 7500 का, जो मशीनरी परचेज पर किया गया है। अब मैंने मशीन परचेज की। अगर मैं कोई मशीन परचेज कर रहा हूं तो उस मशीन को, बट ऑब्वियस है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसमें तो कोई बट ऑफ मींस बट इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। plainly you can say if we are just going to buy a machinery, it's a capital nature expenditure because it will give a future benefit to the concern. Okay. लेकिन उस मशीन के लाने पर जो मैंने फ्रेट इनकर किया है, कैरिज इनकर किया है, भाड़ा दिया है, क्या वो कैपिटल नेचर का होगा? यस। उस मशीन को वर्किंग प्लेस पर लाने, उस मशीन को वर्किंग कंडीशन तक लाने में जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, वो सारे के सारे आपके कैपिटल नेचर के होंगे। मैं फिर बोलता हूं, उस मशीनरी को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए वॉट एवर द एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू इनकर, ऑल दोज एक्सपेंडिचर विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। ऑल दोज एक्सपेंडिचर विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। वो सारे के सारे खर्चे मशीनरी की कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे उस मशीन के ऊपर, अगर रनिंग रनिंग कंडीशन तक जितने भी खर्चे किए जाएंगे। ओके। तो बट ऑब्वियस है सर, पहला वाला जो है आपका, ये आपका कैपिटल नेचर का है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ, चलिए पॉइंट नंबर 2। हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ ₹20,000 स्पेंट ऑन द लॉन्चिंग ऑफ अ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट। अगर हम किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और उसमें मैंने बहुत ही हैवी एक्सपेंडिचर किया है, वो भी हैवी एक्सपेंडिचर किया है एडवर्टीजमेंट का, तो एडवर्टीजमेंट इज नॉर्मली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें तो कुछ आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। इफ वी आर जस्ट गोइंग टू इनकर एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे वो ब्रेकफास्ट का हो ऑफिस में, चाहे वो रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, चाहे वो सैलरी हो, वेजेस हो, चाहे वो आपका ऑफिस एक्सपेंसेस हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, डेप्रिसिएशन हो, यू नो वेरी वेल दैट ऑल दीज expenditure are your recurring nature expenditure, and these expenditure are to be incurred for the purpose of smooth running of our business। इस तरह के खर्चे इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारा बिजनेस स्मूथ वे में आगे बढ़ सके। ये तो मानते हैं। हाँ सर, ये भी जानते हैं अच्छी तरह से। अब एक बात बताओ कि जो हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट किया गया है, व्हाट इज द मेन पर्पस टू इनकर हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट? अगर कोई हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसका इंटेंशन ये है कि हमको इस एडवर्टीजमेंट से फ्यूचर में काफी सालों तक इसका बेनिफिट मिल सके। मेरी बात ढंग से समझे। मैंने लास्ट सेशन में जब आपको बताया था कैपिटल नेचर की कैरेक्टरिस्टिक, कि कैपिटल नेचर के क्या फीचर्स होते हैं और रेवेन्यू नेचर जस्ट अपोजिट होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। मैंने ये कहा था ये लॉन्ग टर्म नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं और ये शॉर्ट टर्म नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। इज इट क्लियर? इससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, इससे हमें करंट बेनिफिट मिलता है, यानी फ्यूचर में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, करंट बेनिफिट मिलता है। क्लियर? इससे इस खर्च को करने से किसी न किसी चीज की आइडेंटिटी मिलती है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइजी फीस है, बताया था। अगर आप कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे कोई ना कोई चीज आइडेंटिटी में आती है, तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। मशीन पर खर्च किया तो मशीन आई, गुडविल पर खर्च किया, पेटेंट पर खर्च किया, कॉपीराइट पर, तो एसेट जनरेट हुई। मेरी बात ढंग से समझेंगे, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर से कोई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती, कोई आइडेंटिटी जनरेट नहीं होती। यहां पर
ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना कई सालों में एक बार किए जाते हैं, लेकिन ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार-बार किए जाते हैं। ये बार-बार किए जाते हैं। नॉर्मली नॉर्मली मैंने ये भी बोला कि ये हैवी होते हैं, नॉर्मली ये स्मॉल एक्सपेंडिचर होते हैं, छोटे-छोटे खर्चे होते हैं, नॉर्मली। मैंने ये नहीं बोला ऑलवेज़। इज़ इट क्लियर? तो अगर अच्छा ये भी बता दिया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता। तो अब अगर मैं हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बियर कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस है इसका जो मेन फीचर है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं और उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो वो हमारा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू इनकर हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, इट मींस नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू इनकर इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, वी जस्ट वांट टू पुट इन अ put it with a small amount, larger amount, so that we can get the benefit in so many next years. हम चाहते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट एडवर्टीजमेंट पर चला जाए, मार्केट में हर जगह धूम धड़ाके के साथ एडवर्टीजमेंट हो जाए, उसके बाद लोग अपने आप जुड़ने लगेंगे। जाहिर सी बात है, लोग क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, खूब ज्यादा एडवर्टीजमेंट, लोग जान जाते हैं कि क्या है क्या है क्या है। अच्छा, वो जान अब किसी चैनल जब आप कोई भी नेटवर्क चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, टीवी चैनल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो देखिए उसमें किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में एक पूरा चैनल चल रहा होता है, एक एक घंटे तक एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, पूरे दिन दिन भर एडवर्टीजमेंट चलती रहती है। मैं नाम तो नहीं लिख सकता, लेकिन थ्रू आउट द डे दे आर जस्ट advertise their product and we are compelled to buy, means directly or indirectly वो इस तरह से अटैक करते हैं। घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, शरीर में दर्द है, ये मशीन ले आइए, ये करिए, वो करिए, तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं। ये कर्टेन्स हैं, कितने अच्छे कर्टेन्स हैं, 4-4 लोग उसमें चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन हाँ, ये है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। अब 500-700 रुपए में 4 कर्टेन्स मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, 7 पिलो कवर मिल रहे हैं, ले लो भई। ले लो, उसको भी ले लो, है कि नहीं? तो लोगों को लालच दी जाती है, लोग खरीद भी लेते हैं। तो ये हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं बियर की जाती, तो शायद उस सामान की धीरे-धीरे मार्केटिंग होती। इतनी तेज़ी से नहीं हो पाती। यहाँ पर भी किया गया। तो अब आप बताइए क्या वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है? कहा गया कि बेसिकली दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। बट हियर दिस इज द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। ये चीख चीख कर बोल रहा है, खुद चिल्ला रहा है, मैं रेवेन्यू हूं, मैं रेवेन्यू हूं, मैं रेवेन्यू हूं, खुद चिल्ला रहा है। और हम करें नहीं तू कैपिटल, अरे ऐसे कैसे कैपिटल है भाई? कैपिटल में तो किसी एसेट की आइडेंटिटी जनरेट होती है, जैसे मशीन खरीदी, मशीन जनरेट हुई। एडवर्टीजमेंट में कौन सी हमें एसेट मिल गई? कुछ नहीं। हाँ, एसेट खरीदा कई सालों तक हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी हमें कई सालों तक बेनिफिट देगा। तो ये खर्चा ना तो कैपिटल है ना तो रेवेन्यू है। कैपिटल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं जनरेट हुई, और हैवी एक्सपेंडिचर है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ये फीचर इसका रेवेन्यू नेचर का नहीं है बल्कि कैपिटल नेचर का है। और नाम इसका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। नॉर्मली देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज अ रेगुलर एक्सपेंडिचर, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, बट हियर क्वेश्चन इज emphasizing on the word heavy advertisement cost. It means कि we are just going to get the benefit in so many next year. तो अब क्या करें इसको? कैपिटल माने रेवेन्यू? कैपिटल मान नहीं सकते, रेवेन्यू है नहीं, तो इसको एक नया नाम दिया गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू, इट इज नॉट अ normal expenditure, but yes, it's a revenue expenditure. I'm not going to tell you that it is a रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। देखो नहीं, यहां पर वर्ड क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया गया है, डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड मतलब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कई सालों तक हमें पार्ट पार्ट में उसका बेनिफिट दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू, अगर ये कैपिटल नेचर का मानते तो हमें कोई ना कोई एसेट जनरेट होती, कोई ना कोई आइडेंटिटी में एसेट आती, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आगे चल सकते हैं। तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब आप अपनी स्टडी मटेरियल देखेंगे, यू विल फाइंड दैट दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर ट्रीटेड ओवर देयर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय गिविंग द हवाला ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और बिल्कुल सही है, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ेंगे, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो दैट हाउ दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। जब वहां पर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर गुडविल वगैरह काफी सारी चीजों के बारे में नई नई जानकारियां मिलेंगी राइट ऑफ करने के लिए।
वहां पर यह कहा गया है कि खर्चा जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ कर दो, लॉसेस जितने जल्दी हो सके राइट ऑफ कर दो। विल सी इट लेटर ऑन व्हेन वी विल डू द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, बट नाउ इट इज नॉट अ मैटर ओवर हियर, दैट्स व्हाई I'll tell you, I'll suggest you to treat this type of expenditure as a deferred revenue expenditure. Yes, आप अभी अपने दिमाग में रख लें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 still we are needed to do, as and when we'll do, you will come to know that yes, these type of expenditure are to be treated as revenue nature expenditure, whatever the case it is। और हमको अकाउंटिंग कहती है कि जितना जल्दी इस तरह के खर्चों को आप पीएल से खत्म कर रहे हो ना, अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाओ ना, आप अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाओ। अच्छा दिखाने का मतलब जो फालतू की चीजें उनको बैलेंस शीट से हटाओ, पक्की बात है। मैं बार-बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये जो हमारा पीएल अकाउंट होता है ना, और ये जो हमारा बैलेंस शीट होता है, ये समझ लो ये डस्टबिन है। क्या है? आज खाया पिया पेट भरा, जो भी स्क्रैप निकला डस्टबिन में डाला। ये रेगुलर नेचर का है। और बैलेंस शीट दिस इज अ डेकोरेटेड रूम। डेकोरेटेड रूम होता है, हम अपने जो डाइनिंग हॉल, जो हमारा हॉल होता है जिसमें लोग गेस्ट रूम वगैरह होता है, उसमें लोग आते हैं, देखते हो ये भी है वो भी है, उनकी नज़र जाती है वॉल्स वगैरह पर। पर्पस ये होता है कि अपनी चीज़ों को दिखाना, बढ़ चढ़ करके दिखाना। तो ये डेकोरेटेड रूम होता है, बैलेंस शीट जस्ट लाइक दैट। हम केवल वही चीज़ें उस रूम में रखते हैं जो प्रोडक्टिव हो, जो अच्छी लगे। तो वही हमारा बैलेंस शीट भी है। अगर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाने लगे, कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए मैंने एक्सपेंडिचर किया जो 3 साल तक चलेगा। कितने साल तक चलेगा? और ये हमारा पीएल है, ये मेरा बैलेंस शीट है। मैंने 3000 का खर्च किया तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, लेकिन दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर। ये 3000 का खर्च किया, मेरा पहले साल का खर्चा 1000, दूसरे साल का 1000, तीसरे साल का 1000। हम इसको पीएल में ले गए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को ले गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन खर्चा तो आज हुआ है। खर्चा आज हुआ है तो आप एंट्री क्या करोगे? सर टू बैंक तो होगा ही होगा, क्योंकि आज की डेट में हमारी जेब से 3000 निकल रहा है। मैं ये चीज़ उन लोग को समझा रहा हूँ जिनको अकाउंटिंग आती है, अच्छी तरह से आती है। अगर किसी को अकाउंटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो थोड़े इसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे थोड़े समय के लिए, ठीक है ना, 2 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि आप अभी अभी लर्निंग स्टेज में। तो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं थोड़ा इसको माइंड ना करें, आगे चलें। अच्छा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट लिखने की हम लोग की आदत है, बट दिस इज नॉट द नॉर्मल एक्सपेंडिचर, दिस इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये। और हमने साल के अंत में पीएल में कितना ले गए? पहले साल में, फर्स्ट ईयर में आप ले गए पीएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने यही तो बोला, फर्स्ट ईयर में। क्यों? नहीं सर, ऐसे एंट्री नहीं होती है। पहले तो आप इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर लेंगे 1000 से, फिर डेफर्ड रेवेन्यू से हटा देंगे, और लास्ट में एडवर्टीजमेंट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। इस साल का खर्चा पीएल में जाएगा ही, बोलो ना, इस साल का खर्चा पीएल में जाएगा ही। तो कुल मिलाकर हमको यही समझ में आया कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट खत्म, डेबिट क्रेडिट जीरो। डेफर्ड रेवेन्यू में अब बचा केवल 2000। कितना बचा? तो ये मेरा डेबिट साइड है, यानी एसेट में रहेगा। दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट विल बी यूटिलाइज्ड इन द नेक्स्ट ईयर्स। तो हम इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, डेफर्ड है हमारा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले साल लिखेंगे 3000 में से एक गया 2, और 1000 यहाँ देखो ना, डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड होता है, और ये भी डेबिट साइड। अभी भी 3000 है, 2000 एक तरफ डेबिट है बैलेंस शीट में, और 1000 एक तरफ डेबिट है बैलेंस शीट में। अगले साल फिर मैंने इसमें से 1000 निकाल लिया, तो बैलेंस शीट में बचा 1000 और 1000 यहाँ पर, 2000 अभी भी है। अगले साल इसमें से 0 बचा, और ये 3000। 3000 देखिए आपका ऐसे यूज होगा। इज इट क्लियर? जिनको अकाउंटिंग आती है वो थोड़ा ध्यान देंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आया तो कोई ज़्यादा चिल्लपू मचाने की जरूरत नहीं, वो आगे समझ में आएगा धीरे धीरे एंट्रीज। मैं केवल उन लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है। क्लियर? पक्की बात है। ये लो, जब खर्चा हुआ तो मैंने एंट्री की डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक। कितने से? 3000। ईयर एंड में
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर दिया मैंने और डेफर्ड रेवेन्यू को मैंने 1000 से खत्म कर दिया। मैं दोबारा समझा रहा हूं। अच्छा जी, क्योंकि इस साल का खर्चा केवल 1000 है, मुझे लगता है 3 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है इस 3000 का बेनिफिट मुझे 1 साल में नहीं मिलेगा बल्कि 3 साल में। 1000 इस साल का बेनिफिट, 1000 नेक्स्ट ईयर का, 1000 थर्ड ईयर का। ईयर एंड में मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को पीएल में ट्रांसफर कर दिया। दीज आर द एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर का है। ओके, सेकेंड ईयर की मैं बात बोलूं, फिर से मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया क्योंकि खर्चा तो हो चुका है, अब दोबारा खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन उस खर्चे में से कुछ हिस्सा इस साल हमारा डेफर्ड रेवेन्यू में से निकलेगा और एडवर्टीजमेंट में चला जाएगा। 1000 फिर से निकला। कहाँ से निकला? डेफर्ड रेवेन्यू से। और इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पीएल अकाउंट। 1000 अगेन, and the same thing will be done in our next year, or you can say in the last year. And will transfer to your PL account debit to advertisement. होप सो अब ये चीज समझ में आई, लेकिन इसका हम लोग बैलेंस शीट में कैसे यूज करते हैं जरा वो भी देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक काम करते हैं। ये आपका बैलेंस शीट है और ये आपका पीएल अकाउंट है। क्लियर? पक्का सर? अच्छा, ओके। हुआ ये कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में एक्सपेंडिचर किया तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ। तो मैंने ये फर्स्ट ईयर का इधर रहेगा, ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर नीचे रहेगा। जैसे ही खर्च हुआ मैंने लिख दिया एसेट साइड में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3000 का, बैंक माइनस हो गया। चलो मैं उसकी एंट्री भी नहीं कर रहा, बैंक में माइनस कर देना। यहाँ से बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 3000 से। ये प्लस हुआ, ये माइनस, बैलेंस शीट टैलीड है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, साल के अंत में मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्रेडिट किया है। यानी मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? सर ये आपने कर दिया एडवर्टीजमेंट में, यहाँ से आप ले गए। और कहाँ ले गए ये देखिए ना, मैंने केवल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट किया है टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं कम कर रहा हूँ, कितने से? 1000 रुपए से। कितने से कम कर रहा हूँ? 1000 रुपए से। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एडवर्टीजमेंट अकाउंट में जा रहा है। दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ये जहां मैं लिख रहा हूँ ना, ये अकाउंट नहीं है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस तो ना तो डेबिट है ना तो क्रेडिट है, ये खत्म हो गया, पीएल में डेबिट हो गया। पीएल में डेबिट हुआ है क्या? 1000 से क्या डेबिट हुआ है सर? एडवर्टीजमेंट। बस आपको अच्छी तरह मालूम होता है कि ये भी हमारा डेबिट साइड होता है और ये भी हमारा पीएल का डेबिट साइड होता है। अब बताओ डेबिट साइड में कितना बचा? सर 2000 अभी बचा है, 1000 तो हम डेबिट से निकाल कर डेबिट में ही ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी हमारे पास डेबिट में 3000 था, अभी भी हमारे पास डेबिट में 3000 है। क्लियर है? पीएल अकाउंट में चला आया एडवर्टीजमेंट। अच्छा, हम इसको
अभी अवॉइड करते हैं बैंक को। ये वन टाइम एक्सपेंडिचर हो गया सो हो गया। आगे आते हैं। अब फिर से ओपनिंग बैलेंस आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 2000, और इस साल फिर मैंने इसमें से 1000 निकाला है और पीएल में ट्रांसफर कर दिया। किस नाम से सर? एडवर्टीजमेंट के नाम से। अब क्लियर है। अब मेरे पास कितना बचा? 1000, वो दिख रहा होगा। मैंने फिर से 1000 निकाला है डेफर्ड रेवेन्यू में से। क्रेडिट करने का मतलब डेबिट को कम करना, तो डेबिट को कम कर दिया 1000 से, और कहाँ ले गए? पीएल में लेकर चले गए। एडवर्टीजमेंट तो वैसे भी कट पिट करके जीरो हो गया। थर्ड ईयर में हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1000 था, हमने 1000 निकाल करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया? सीधे सीधे पीएल में ट्रांसफर कर दिया। बस देखो ना, ये 3000 पीएल में आ गया। दिस इज द वे। क्लियर? अब एक बात बताओ, बैलेंस शीट मैंने कहा डेकोरेटेड रूम होता है। अगर डेकोरेटेड रूम में इस तरह की चीजें आप लगाएंगे, लिखेंगे, क्या रूम अच्छा लगेगा? जहां मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सारी एसेट्स हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है, फ्रेंचाइजी, अच्छी अच्छी चीजें बैलेंस शीट में, डेकोरेटेड रूम है, उसमें आप ले आ रहे हैं एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में जाना है। अरे भैया, आप डेकोरेटेड रूम को खराब मत करो, थोड़ा हैवी कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही फ्यूचर में बेनिफिट देगा, बट इफ दीज एक्सपेंडिचर आर टू बी रिटन ऑफ इन नियर फ्यूचर, ट्राई टू रिटन ऑफ इमीडिएटली। और इसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कुछ गाइडलाइन देता है। तो इंस्टेड, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी बैलेंस शीट को ऐसे ही जानो, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वे। ओके। पॉइंट नंबर 3, रुपीज 200 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल, इंक्लूडिंग रुपीज 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल। अब आप एक व्हीकल को खर्च कर रहे हो, अरे भाई ये रनिंग कॉस्ट है। अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है तो उसका रनिंग कॉस्ट आएगा, कभी गाड़ी पंचर होगी, कभी उसका कुछ खराब होगा, कभी कुछ खराब होगा, तो बनाते रहो, खर्च करते रहो, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं सर। दीज आर द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग। अब आप बेसमेंट बना रहे हो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में, बेसमेंट बना रहे हो, बेसमेंट मतलब जमीन बेस के नीचे, तो बट ऑब्वियस है कंपनी को इससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, दिस इज द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हमारा हैवी नेचर का एक्सपेंडिचर, और इससे कंपनी को कई सालों तक आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कहता है जरा ढंग से देखें। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। पेड अ बिल ऑफ 10,000 टू मिस्टर कुमार who was engaged as the erection engineer to set up a new automatic machine costing 20,000 at the new factory site। एक नई फैक्ट्री साइट बन रही है और इंजीनियर को मैंने 20,000 रुपए दिए, और न्यू मशीन को वो वहां पर लगा रहा है नई प्रीमाइसेस में। ठीक है भाई, नई फैक्ट्री साइट है, मशीन लग रही है, तो मशीन की रनिंग कॉस्ट तक लाने में जितने खर्च होंगे वो सारे के सारे कैपिटलाइज होंगे। तो अभी इसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए उसकी डिजाइन की गई है, इंजीनियरिंग कॉस्ट का पेमेंट किया जा रहा है। दिस इज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एंड दिस कॉस्ट मस्ट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो ये आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। ठीक। incurred 26,000 expenditure on varied advertisement campaign undertaken yearly on a regular basis। रेगुलर बेसिस भाई, तो सोचना मना है। अच्छा, in accordance with the long term plan of providing a well equipped labor welfare center, labor welfare center बना रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक प्रीमाइसिस बना रहे हैं और इसका फायदा कंपनी को काफी या कंसर्न को काफी सालों तक मिलता रहेगा। इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ये दिक्कत क्या है? बहुत आसान था ये क्वेश्चन नंबर 2 तो। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 पिक करने जा रहे हैं, अगेन दिस क्वेश्चन इज पिक्ड आउट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। मैंने कहा जितने भी क्वेश्चंस चलेंगे वो सारे के सारे आपके सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल से पिक किए गए हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एज अ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया। रेलवे ट्रैक अगर बिछा रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म का बेनिफिट लेने के लिए नहीं बिछाते। मान लो मेरी फैक्ट्री है, सामान आता है, तो मेरे पास क्या है? रेल के डिब्बे हैं,
मेरे रेल के डिब्बों के थ्रू, ताकि रेल आ सके, डायरेक्ट वहाँ पर सामान उतर सके। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है भई, रेल के सीधे डब्बे वहीं आते हैं, माल वहीं उतरता है, तो अरे इससे तो हमें फैक्ट्री में फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म का फ़ायदा होगा। इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर अनडाउटली। वेजेस पेड फॉर मशीन ऑपरेटर, ये कहाँ लिखा है कि मशीन नई है और नई मशीन के कंस्ट्रक्शन में ऑपरेटर को खर्चा किया गया है या ट्रायल रन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये रेगुलर एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। अरे एक मशीन है तो उस पे ऑपरेटर तो बैठाना ही बैठाना है। एक बार मशीन बन गई तो उसके बाद उसको ऑपरेटर ही ऑपरेट करेगा। व्हाटएवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट विल पे, ऑल दोज एक्सपेंडिचर आर योर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, ओके, न्यू मशीन है तो कैपिटल नेचर मान लो ना। मटेरियल फॉर, अब इतनी चीजें हम पढ़ा चुके हैं कि अब ये छोटी मोटी चीजों को समझ में नहीं आ रहा ना भाई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, नई मशीन है, रनिंग कॉस्ट, जितने भी रनिंग पोजीशन तक लाने के लिए खर्चे होंगे वो सारे के सारे कैपिटलाइज होंगे। डन ना। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन टू वर्कमैन फॉरमैन ऑफिस इन द फैक्ट्री, फोरमैन की ऑफिस फैक्ट्री में एक्सटेंड करवाई गई है, उसके लिए मटेरियल दिया गया है। क्या इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? इफ योर आंसर इज यस, मस्ट बी ट्रीटेड एज कैपिटल। इफ योर आंसर इज नो, ये आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। जरूरी नहीं कि कोई खर्चा कैपिटल नेचर का दिखे तो वो हमेशा कैपिटल नेचर का ही होगा। मैंने कहा इफ देयर इज अ फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज ड्यू टू दैट एक्सपेंडिचर, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल। तो अगर मैंने कोई मटेरियल पर खर्च किया है ताकि फोरमैन की ऑफिस जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में उसको एक्सटेंड किया जा सके, एक्सटेंशन का मतलब कि हमें उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलना ही मिलना है, तो हम इसको कैपिटल नेचर का मान लेंगे। इज इट क्लियर? और ये मटेरियल मतलब मैं कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मान ले रहा हूँ। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, ओके, ये तो रेगुलर नेचर का है, इसमें कुछ सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, भैया नया स्टोर सिस्टम हो या पुराना स्टोर सिस्टम हो, अगर आप ऑपरेटर को खर्च करेंगे तो ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू नेचर है। तो ऑपरेटर को आप खर्च करते रहो, ये रेगुलर वे का है। वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग द फॉरमैन्स ऑफिसेस, मेरे यहाँ लेबर लगे हुए, मैंने उन्हीं को कहा भैया तू ही यहाँ पर मिस्त्री का काम कर ले, लेबर का काम कर ले, मैं बाहर से ले आऊंगा, उनको मैं पेमेंट दूंगा, एक काम करो तुम ही लोग काम कर लो। ये एक ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करना है, फोरमैन की ऑफिस का, तुम ही लोग खुद कर लो। उन लोगों ने किया, मैंने उनको पैसा दिया। अगर बाहर से लोग आते तो भी पैसा देना पड़ता, लेकिन फैक्ट्री की प्रीमाइसेस का एक्सटेंशन हो रहा है फोरमैन की ऑफिस का, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का। क्लियर है? कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है? एक गाना था ना, धर्मेंद्र के ऊपर था, धर्मेंद्र और आशा पारेख, आई डोंट नो, धर्मेंद्र का, कहता है ये सागर, क्या कहता है, तो कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहता है? For each of the following case, indicate whether the income or expenditure is capital or revenue. Payment of wages to one own employee for building a new office extension. भैया अब भी बताया कैपिटल नेचर का। अपने एम्प्लॉय को दो या बाहर के एम्प्लॉय को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बिल्डिंग का ही एक्सटेंशन हो रहा है ना, बिल्डिंग ही तो बन रही है। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्म, क्यों अभी तो बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में कि अगर आपने एक फर्म में अकाउंटेंट रखा है, नई कंपनी हो पुरानी कंपनी हो, अगर ऑपरेटर आप का खर्चा कर रहे हैं तो भैया वो आपका रेवेन्यू नेचर, वो जन्म भर होता रहेगा। ओके। द परचेज ऑफ अ न्यू कंप्यूटर फॉर यूज इन द बिजनेस, नया कंप्यूटर खरीदा है, न्यू न्यू न्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल। ठीक, यही तो बताया। The use of motor vehicle had for 5 years but paid at every 6 months. The use of motor vehicle had for 5 years but paid at every 6 months. हमने हायर चार्जेस की दिए हैं, क्या दिए हैं? हमने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली है और उसके हायर चार्जेस दिए, तो वी आर जस्ट गोइंग टू पे किराया फॉर ईच एंड एवरी मंथ।
आप 3-3 महीने का, 6-6 महीने का एक साथ दें, बट है तो ये अल्टीमेटली हायर चार्जेस। तो हमारे पास कोई कैपिटल एसेट जनरेट नहीं हो रही। हम खर्च किराया दे रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। किराया दे रहे हैं, सर ये तो एसेट है ना, एसेट का यूज़ कर रहे हैं ना भाई। आप किसी मकान में किराए पर रहो, 20 साल रह लो, किराया तो किराया ही है, क्या उससे आपकी कोई एसेट जनरेट हुई? लोग कहते हैं ना कि भैया लोन ले लो, इंस्टॉलमेंट देना बैंक को, कम से कम ये होगा कि वो घर तो तुम्हारा होगा किराया देने से अच्छा। ऐसे सजेशन सुनते हो नहीं सुनते हो? देते हो नहीं देते हो? हाँ सर देते हैं। वही है, ये रेवेन्यू नेचर का इरेगुलर एक्सपेंडिचर है। इज इट क्लियर? पक्का? जी सर, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा इसकी बात करते हैं। State with reasons whether the following are capital or revenue expenditure. Freight and cartage on the new machine and erection charges इतना। तो भैया न्यू मशीन को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो कुछ भी खर्च करोगे, वो सारा का सारा कैपिटल नेचर का है। आंख बंद कर लो, कैपिटल नेचर। ओके। Fixture of the book value of rupees 2,500 sold off at rupees 1,600. Okay. And new fixture of the value of 4,000 were acquired. अगर आप 2,500 की एक एसेट को 1,600 में बेच रहे हैं, तो इट्स अ कैपिटल लॉस। अगर आप एक नई एसेट खरीद रहे हैं 4,000 की और उस पर खर्च कर रहे हैं 100, तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो रहा है 4,100। भाई नई एसेट कितने की आई? 4,000 की, खर्च कितना हुआ? 1,000 का। ठीक। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम आती है सर, आपने ना अभी अभी आप ना दो चीजें बता रहे हैं। क्या मैं दो चीजें बता रहा हूं? आप एक तरफ कह रहे हो ये कैपिटल लॉस है, एक तरफ आप कह रहे हो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, तो दोनों लॉस है, तो दोनों खर्चा। जो कैपिटल लॉस होता है ना, वो पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, जिससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज करते हैं, या कह सकते हो कोई एसेट आइडेंटिटी में आती है, तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। हाँ या ना, इसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। दोनों में फर्क देखें, एक आपका पीएल में गया और एक आपका बैलेंस शीट में गया। तो कैपिटल लॉस इज अ लॉस एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर टू योर पीएल अकाउंट, while on the other hand capital expenditure is an expenditure. You can say yes, this is a loss, but this is not that type of loss. In future you will earn out from that expenditure. पहले वाले से अब आप कुछ कमाओगे नहीं, उल्टा वो जेब से ले निकला। क्या? 2,500 की चीज, 2,500 की एसेट 1,600 में बेच दी, तो लॉस है भाई, पीएल में ले जाओ। 4,000 में नई एसेट एक्वायर की, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, 100 रुपए उसके ऊपर खर्च है, तो वो 4,100 रनिंग कंडीशन तक लाने के लिए। इज इट क्लियर? दोनों में फर्क समझ में आया? 400 रुपए पेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री, भैया पेंटिंग डेंटिंग अब फैक्ट्री बनने के बाद होती रहेगी, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। डेंटिंग पेंटिंग लाइफ टाइम अब चलता रहेगा। 8,200 स्पेंट ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग अ सेकंड हैंड कार। ओके, कार परचेस की है। अब मेरे लिए तो वो जो पुरानी कार है ना, वो भी नई की फीलिंग देगी। तो भले ही सेकंड हैंड कार हो, भले ही सेकंड हैंड कार हो, लेकिन इसको रनिंग कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी आप खर्च करेंगे, अब इसकी आपने रिपेयर पर खर्च किया, क्योंकि आप इसको रनिंग कंडीशन तक लाना चाहते हो, ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? जो नॉर्मल वे में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है भैया, वो तो हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा। कोई दिक्कत नको सर। क्या कहता है ये क्वेश्चन? State the nature of the following expenditure which were incurred by Vedanta and company during the year. Okay. अब आपको बताना है कैपिटल नेचर का कौन सा, रेवेन्यू नेचर का कौन सा।
350 स्पेंड किया गया रिपेयर ऑन अ सेकंड हैंड विच वाज परचेज ऑन 8 मई। तो अभी अभी मैंने एक एसेट खरीदी है, जून का महीना चल रहा है 2015 और मई मंथ में मैंने एक सेकंड हैंड एसेट खरीदी, ओके, मशीन खरीदी और उस पर 200 रुपये मैंने कार्टेज फ्रेट का खर्च किया। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सेकंड हैंड मशीन खरीदते हो तो उस पर जो भी आप रिपेयर, कार्टेज फ्रेट, डेंटिंग एंड पेंटिंग एक्सेट्रा, फिटिंग, जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे के सारे आपके कैपिटल नेचर के होंगे। वंस अ सम ऑफ 30,000 वॉज पेड एज कंपनसेशन टू 2 एम्प्लॉयज। भैया आप किसी को कंपनसेशन दे रहे हो, फ्यूचर में कौन सा फायदा लोगे? नहीं लेंगे सर, उल्टा तो मेरा नुकसान है, तो ये रेवेन्यू नेचर है। ओके, 150 वॉज पेड इन कनेक्शन विद द कैरिज ऑन गुड्स परचेज। तो अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं गुड्स पर कर रहे हैं, गुड्स खरीद इसलिए रहे हैं ताकि हम बेचेंगे, तो जब गुड्स हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है तो उसके खर्चे भी नॉर्मल ही होंगे। दिस इज नॉट एन एसेट। अगर ये एसेट का एक्विजिशन होता तो उससे रिलेटेड खर्चा कैपिटलाइज होता। अरे भैया खुद खर्चा है तो खर्चे के ऊपर खर्चा खर्चा ही होगा। जी, ये रेवेन्यू नेचर का है। माल खरीद रहे हैं, बेचना है, तो जो माल खरीद रहे हैं बेचना है। एसेट खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं खरीदते, एसेट खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं खरीदते, माल खरीदते हैं बेचने के लिए खरीदते हैं। तो जब एसेट खरीदा उसके ऊपर जो खर्च किया वो कैपिटल नेचर का, माल खरीदा बेचने के लिए रेवेन्यू नेचर का है, तो भैया उसके ऊपर जो खर्च किया वो भी रेवेन्यू नेचर। 20,000 कस्टम ड्यूटी पे की है किसी मशीन को लाने में, ओ, और 6,000 पे किया है इंपोर्ट ड्यूटी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में। मैंने दो जगह ड्यूटी दी है, मैंने अभी अभी बताया, अभी अभी इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में, कि अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है उसको लाने में जो खर्च करोगे वो भी रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का कोई खर्च आ रहा है उस पर अगर कोई एक्सपेंडिचर करोगे तो वो भी कैपिटल नेचर का। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी एसेट को लाने पर लगी है तो भैया वो इंपोर्ट ड्यूटी कैपिटलाइज होगी, कैपिटल नेचर का। और वही इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स पर लगी है तो गुड्स भैया बेचने के लिए है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उस पर अगर कोई आप इंपोर्ट ड्यूटी दोगे तो वो रेवेन्यू नेचर का। 18,000 इंटरेस्ट है जो एक्रू हुआ है ऑन टर्म लोन ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फलाना एंड डिमाका। कहता है हाउएवर द प्रोडक्शन हैज नॉट कमेंस्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ढंग से सुनेंगे। अगर हमारे बिजनेस कमेंसमेंट के लिए, बिजनेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिजनेस कमेंसमेंट में हमको मशीन की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? यस सर। बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? ये सब मेरे पास होगा तभी तो बिजनेस होगा, अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं होगा। तो पहले ये बनाओ फिर बिजनेस करो। अरे पहले बनेगा तो तब ना जब हम लोन लेंगे और लोन लेकर हम इनको बनवाएंगे। अपना भी पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है कि जो भी चीज बनवाते हैं हम लोन पर ही बनवाएंगे। तो अगर लोन लिया है और इन एसेट्स को बनवाया है उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 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 जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद अगर कोई खर्चा होता है तो खर्चा खर्चा होता है, लेकिन इनके ऊपर इनको रनिंग कंडीशन तक लाने में जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कैपिटलाइज होते हैं। चलो, ये हमने लोन लिया 2015 में, बिजनेस स्टार्ट हुआ 2018 में, लेकिन इस दौरान हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा ना? मेरा इंटरेस्ट पे किए हुए लोन तो हम ले नहीं सकते, हमको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ा होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि ये इंटरेस्ट तो वैसे नॉर्मली हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मानते हैं। समस्या तो ये है कि ये नॉर्मल इंटरेस्ट हम तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मानते हैं, लेकिन ये वो इंटरेस्ट है जो उस समय का है जब बिजनेस था ही नहीं या बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था। और अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था तो मेरे भाई जरा ये बताओ कि उसको हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कैसे मानें? पक्की बात है ना? इसका मतलब ये इंटरेस्ट का खर्चा जरूरी था उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ये इंटरेस्ट का खर्चा जरूरी था उस मशीन को बनाने के लिए, तो भैया कैपिटलाइज कर लो। समझ में आया? इसके लिए हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16,
बोरोइंग कॉस्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी आप केवल इतना ही याद रखो कि यस, उस इंटरेस्ट का खर्च कर किए बिना हम बिल्डिंग बना नहीं सकते, उस इंटरेस्ट को खर्च किए बिना हम मशीन बना नहीं सकते। तो जितने भी खर्चे होंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले के इस तरह के, वो हमारे कैपिटलाइज होंगे। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटिंग टू द पार्वती सागर मिल्स लिमिटेड आर कैपिटल और रेवेन्यू। 50,000 received from issue of shares including 10,000 by way of premium. The most important, जो 50,000 रिसीव हुआ है ये कैपिटल रिसीट है, एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये इशू ऑफ शेयर्स हैं, कैपिटल जनरेट की गई है। भाई शेयर इशू किया मार्केट पे, कैपिटल आई, तो ये कैपिटल रिसीट है, नाम से ही पता चल रहा होगा। और जो प्रीमियम है 10,000 का, दिस इज योर कैपिटल प्रॉफिट, और यू कैन से कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो अगर आपको इसका नेचर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स वगैरह पर आएंगे विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? कैपिटल अगर मेरा अकेले का बिजनेस है तो जो मैंने पैसा लगाया वो कैपिटल है, पार्टनरशिप है तो जितने पार्टनर्स पैसा लगाते हैं वो कैपिटल है, कंपनी है तो मैं पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस चलाता हूं तो वो भी कैपिटल है। परचेज किया एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल नेचर क्या है, लैंड रेवेन्यू, ओहो, उसको खरीदने के बाद खर्च किया गया, तो लैंड रेवेन्यू तो भैया अब ये रेगुलर नेचर का है तो ये रेवेन्यू हो गया। और जो एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा ये कैपिटल नेचर की एसेट हो गई, है तो एसेट ना। 5,000 पे किया है पीडब्ल्यूडी को फॉर इम्प्रूविंग रोड, हो रोड को इम्प्रूव करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्यूचर में। ये अब इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, रिपेयर करना, हाँ, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। ये तो अब होता रहता है, रिपेयर तो काम, एक बार सड़क बन गई उस पर खर्चा ज्यादा आता है, उसके बाद रिपेयर कॉस्ट कई सालों तक चलती है। 40,000 पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर। भैया आप शुगर मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, आप एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू नेचर का है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, माल खरीद रहे, माल बेच रहे, तो जो माल खरीदने बेचने पर एक्साइज ड्यूटी आपकी जाएगी वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा। 70,000 स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्लाइडिंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कैपिटल नेचर का। क्वेश्चंस बहुत आसान हो गए, अब आपके लिए टफ नहीं होंगे। यही एक क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे अपनी स्टडी मैट का, कोई डाउट नहीं आएगा अब आपको, बहुत ज्यादा हो गया। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। मुझे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, और फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस के बिना फैक्ट्री चल नहीं सकती, और लाइसेंस कभी एक साल का होता नहीं, लाइसेंस कई सालों तक के लिए होता है। ओहो नहीं नहीं सर, लाइसेंस की रिन्यूअल कॉस्ट होती है। दो तरह के खर्चे होंगे, एक तो लाइसेंस कॉस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड लाइसेंस की रिन्यूअल कॉस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। ये आपका वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, और इसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बिना इस लाइसेंस के मिल नहीं सकता, तो ये कैपिटल नेचर का है। और इसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर वे में मुझे रिन्यूअल हर साल करवाना पड़ेगा, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का होता है। तो दोनों में आप लोग फर्क समझेंगे। क्लियर? ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। मैंने एक नई साइट बनवाई, ये मेरी पुरानी साइट है, मैंने इस पुरानी साइट में से कुछ स्टॉक नई साइट में ट्रांसफर किया, तो भैया कौन सा फायदा मिल गया आपको? उल्टा तो स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह लेने पर खर्चा हो गया। भाई मेरा, मैंने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक नई साइट बनवाई प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चर की, इस साइट पर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है। I just want to transfer some of the stock from this one side to the new one side so that we can start the manufacturing process. And transferring of that particular material from the old side to the new side, there is an expenditure, transfer expenditure. So whether it's a revenue or capital, sir, no any benefit will be arise in future. It's a dead loss. Yes, of course, it's a revenue nature expenditure. Point number 3.
Ring and piston of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. Full efficiency नहीं है, fuel efficiency. तो अगर आप अपनी स्टडी में देखेंगे तो शायद वहाँ रेवेन्यू लिखा है, लेकिन इसका आंसर होगा कैपिटल नेचर. जब आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्मली फ्यूल एफिशिएंसी होता है, फुल एफिशिएंसी को भी ले सकते हैं. अगर फुल एफिशिएंसी को फुल एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो ये रेवेन्यू नेचर का है, फ्यूल एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो ये कैपिटल नेचर का है. पहले मेरी गाड़ी 60 की माइलेज देती थी, मैंने रिंग एंड पिस्टन चेंज करवा दी, 80 की माइलेज देने लगी. तो इससे मेरा खर्चा बचा, हमेशा का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुई. तो ये मेरा कैपिटल नेचर का है. लेकिन फुल एफिशिएंसी यानी जो चीज़ मेंटेन करनी है उसको मेंटेन करना. इफ यू आर जस्ट गोइंग टू इनकर एनी एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द थिंग्स. मेरी गाड़ी पंचर नहीं थी, पंचर हो गई, मैंने बनवाया, तो भैया कोई उसमें एफिशिएंसी नहीं जनरेट होने वाली. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि गाड़ी उड़ने लगेगी पंचर बनवाने के बाद, तो भैया वो वैसा ही रहेगा. जो नुकसान होने के पहले पोजीशन थी उसी पोजीशन तक लाने के लिए फ्यूल फुल एफिशिएंसी अगर इस सेंस में देखेंगे तो इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर. इज इट क्लियर? 2,000 खर्च किया है लॉयर फीस टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ, द सूट वाज नॉट सक्सेसफुल. भैया एक बात बताओ, जमीन है, जमीन पर विवाद चल रहा है. क्या चल रहा है? लड़ाई मार पिटाई सब हो रही है, लड़ाई चल रही है. अब उस जमीन को बचाने के लिए मैंने एक वकील हायर किया, उसको मैंने 2,000 रुपए हर महीने देने हैं या देने हैं, कभी कभार साल भर में 1-2 बार. बताओ ये रेवेन्यू? अरे सर ये तो लॉस है, इससे कौन सा फायदा होने वाला है? इससे ना तो कोई एसेट आई, हाँ नहीं आई. क्या इससे कोई फ्यूचर में फायदा होगा? नहीं होगा. चलो, भले ही कैपिटल नेचर के ऊपर है. आपको लगेगा सर इससे तो जमीन बचेगी. अरे भैया तो मैं कहाँ कराऊं, खर्चा मानो ना, लिखो ना अपने बुक्स में, तुम्हारे खर्चा लिख देने से जमीन नहीं चली जाएगी, जमीन तुम्हारे ही पास रहेगी. ठीक है ना, खर्चा ही है. 10,000 खर्च किया गया एडवर्टीजमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. मैंने शुरू में ही पहले ही क्वेश्चन बता दिया था, ये अब आपके ऊपर है. 4 सालों तक बेनिफिट मिलेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैंने जो कहानी बताई उसके हिसाब से ये अभी आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए चलेंगे. A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh and the 5,000 has been incurred for the construction of the temporary huts and sharing building. बताया, ये मैंने आपको अपने नॉर्मल थ्योरेटिकल कंसेप्ट में ही बता दिया था कि 1 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग बनवानी है, लेकिन उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए मुझे मजदूरों को लाना है. अब मजदूरों को लाने के लिए मैंने क्या किया, बाहर से मजदूरों को इकट्ठा किया, एक एफिशिएंट वर्कर्स ले आए, लेबर ले आए, मिस्त्री ले आए. अब वो सुबह आते शाम को चले आते, फिर उनको इकट्ठा करे, भैया तू यहीं काम कर रहा है, यहीं रह, यहीं तेरे को खाना पीना सब मिलेगा. अरे भाई तो रहेगा कहाँ? उनके लिए मैंने वहां टेम्पोरेरी हट्स बनवा दी, झोपड़ियां बनवा दी. जब तक ये पुल नहीं बन जा रही तुम इसी झोपड़ी में रहो, इसी हट्स में रहो, यही तुम्हारा घर है. खाओ पियो मौज करो, टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, इससे कंपनी का ही फायदा होगा. तो ये हमारा, भले ही हट्स बाद में हटा दी जाएं, भले ही उन झोपड़ियों को ब्रिज बनने के बाद हटा दिया जाए, लेकिन जो ये खर्च हुआ है इन झोपड़ियों को बनाने में और हटाने में, ये सारा उस बिल्डिंग की कॉस्ट में यानी कि कैपिटलाइज किया जाएगा. गॉट इट? यस सर. मैंने कहा नहीं पढ़ाएंगे, चलो पढ़ा देते. लास्ट क्वेश्चन क्या याद करोगे? सब कुछ भुला दिया. सब एग्जाम में जाते हैं तो उस समय यही गाना याद आता है, सब कुछ भुला दिया, कैसा सिला दिया. रीडेकोरेशन एक्सपेंसेस. भैया रीडेकोरेशन एक्सपेंसेस है, मान लो ये रूम है, इसको मैं रीडेकोरेट करवा लूँ, तो व्हाट इज द बेनिफिट? सर इससे बेनिफिट होता है. इसका मतलब आप अपने ग्राहक बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस की कैपेसिटी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा लो. ये आपका कैपिटल नेचर का है. इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू कॉफी मेकिंग मशीन. भैया नई मशीन का इंस्टॉलेशन है, कैपिटल नेचर का है. बिल्डिंग ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लब ड्रेसिंग रूम. क्लब ड्रेसिंग रूम, भाई ड्रेसिंग रूम बन रहा है, क्लब का हमेशा फायदा देगा. बिना ड्रेसिंग रूम के कहाँ कोई आने वाला क्लब में? तो भैया ये कैपिटल नेचर का है. परचेज ऑफ स्नैक्स एंड फूड. खाओ पियो ऐश करो, डेली खाओ डेली खत्म करो, तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का है. परचेज ऑफ वीसीआर एंड टीवी. बीते जमाने की बात हो गई भैया, वीसीआर कहाँ अब कोई खरीदता है, अब तो एलईडी है. तो एलईडी टीवी फॉर द यूज ऑफ द क्लब लॉन्च फॉर रुपीज इतने में, 15,000 में इनको टीवी एलईडी और वीसीआर मिल रहा है, टीवी तो मिल रहा होगा. तो ये आपका कैपिटल नेचर का है, क्योंकि उससे क्लब को बेनिफिट मिल रहा है. तो हो गया आपका.
ऊपर जो मैंने आपको पहला बताया रीडेकोरेशन एक्सपेंसेस हो सकता है आपके स्टडी मटेरियल में रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर दिया, दैट डिपेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन आधा अधूरा है। मैंने कहा कि हमको इससे कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा, दैट्स व्हाई आई हैड ट्रीटेड इट एज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, माइट बी इन योर स्टडी मटेरियल इट हैज बीन रिटन दैट इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, बाय assuming that no any future benefit will arise due to the रीडेकोरेशन। मान लो इस कमरे को मैं रीडेकोरेट करवा लूँ, पूरा का पूरा रीडेकोरेट करवा लूँ, मैं सीए हूँ, मैंने पूरे इस कमरे को रीडेकोरेट करवाया। पर्पज़ ये था कि पहले जो क्लाइंट 5,000 देता था, अब चाहता हूँ मैं 8,000 ले लूँगा। बहुत ही शान और शौकत के साथ ये रूम बनवाया। कुछ ऐसा ही सोच करके मैंने ये बनवाया। तो इफ द इंटेंशन इज़ दिस वन, to enhance the fees, collection of fees, then in that case it's a capital nature expenditure. But if I just want to redecorate for my own satisfaction purposes, business will not grow due to this expenditure, then it would be treated as a revenue nature expenditure. Is it clear? It depends. नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।